108 माशाल्लाह सुभान अल्लाह इन्ना लिल्लाह। भाईजान पेज नंबर 319 पे आ जाएं। ऐसी एक चीज याद करा रहा हूं भूली बसरी। क्या आपके साथ वाले को पता है कि अगर एक बंदा क्या आपके साथ वाले को पता है कि अगर एक बंदा कॉपीज हर क्लास में एंट्रेंस पे रख दें कि अगर एक बंदा मुसलसल 5 साल की रिटर्न जमा ना करवाए तो उसको नोटिस दे के पिछले 10 साल की रिटर्न मांगी जा सकती है, और अगर एक बंदा पिछले 5 सालों में से किसी 1-2 साल की जमा करा दे तो फिर उससे नोटिस दे के कितने सालों की रिटर्न मांगी जाती है? 5 सालों की। और उसने फिर कितने दिनों में जमा करानी होती है? 30 दिनों में। गेटिंग द पॉइंट? ओके गाइस, शुड आई मूव नेक्स्ट? ओके, यू आर वेरी गुड गाइस। पेज नंबर 320 पे आ जाएं। 320 पे आ जाएं। आजकल अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं बाइट साइड ऑफ एनीथिंग। कल 2:30 तक मैं क्लासें पढ़ाता रहा, फिर 2:30 के बाद जब मैं घर गया तो फिर 3 बज के तकरीबन 55 तक वहाँ काम करता रहा। फिर उसके बाद सो के उठे, फिर असर से लेके 5:40 से ऑनवर्ड्स काम करना शुरू किया। फिर जूम मीटिंग ख़त्म हुई, मगरिब की नमाज़, फिर मगरिब की नमाज़ में कुछ आधा घंटा मस्जिद में एक्टिविटी थी। उसके बाद फिर 8 बजे जूम मीटिंग शुरू हुई और माशाल्लाह FAR 2 वालों ने 10:45 पे छोड़ा। बच्चे 8 से 10:45 को 3 घंटे की इन्होंने मीटिंग की, बीच में ईशा की नमाज़ आई और फिर 10:45 में मैं काम करने बैठा और रात 1:30 बज गए। तो बस यही चल रहा है। अब आजकल फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं सारे, और कोई हल नहीं है। और रूटीन इतनी बिजी होती है कि मोबाइल को तो हाथ लगाने का टाइम नहीं मिलता। तो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे तो कुछ होगा, वरना तो नहीं होगा कुछ। इतनी अजीब लोग हैं, अब CA कर रहे हैं फिर भी नहीं फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करें, अपनी टाइम ही नहीं मिलता आजकल। तो पॉइंट C। अच्छा जी, अगर आप कभी अपनी रिटर्न रिवाइज करके लाना चाहें तो आपके पास ये ऑप्शन हमेशा खुली है। चाहे आप बेस्ट जजमेंट के बाद रिटर्न रिवाइज करना चाहें, अपनी इनकम बढ़ा के आ जाएं, चाहे आपकी अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपको इशू हो गया है और आप रिटर्न रिवाइज करना चाहें आ जाएं, चाहे रिवीजन बाय कमिश्नर हो गई है और आप रिटर्न रिवाइज करना चाहें आ जाएं, चाहे एपलेट ट्रिब्यूनल ने आपके खिलाफ फैसला सुना दिया है, उससे भी ज़्यादा इनकम आप करना चाहते हैं, 32 से भी ज़्यादा आ जाएं, चाहे एपलेट ट्रिब्यूनल ने आपके खिलाफ फैसला सुना दिया आप उससे भी ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं आ जाएं, चाहे हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला सुना दिया आप उससे भी ज़्यादा इनकम करके रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं, जब मर्जी आए कोई मसला नहीं। लेकिन एक याद रखिएगा, रिटर्न रिवाइज जब आपने करनी है, इनकम बढ़ा के लानी है या लॉस कम करके लाना। ये लाइन हमारी रहती थी। Taxable income is revised return is greater than the income determined in previous order by tax authority or appellate authority। अगर आप टैक्स अथॉरिटी के फैसले के बाद भी रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं, शौक से करें। अगर आप एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले, कमिश्नर अपील के फैसले के बाद भी रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं, शौक से करें, कोई पूछने वाला नहीं आपको, हुकूमत खुश होगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इनकम बढ़ा के लानी है या लॉस, और लॉस इन रिवाइज रिटर्न इज लेस देन द लॉस डिटरमिन्ड इन प्रीवियस ऑर्डर इशूड बाय टैक्स और एपलेट अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी और एपलेट अथॉरिटी। आगे आ जाए। ये टैक्स अथॉरिटी है और ये एपलेट अथॉरिटी। आगे आ जाए भाईजान। सिक्स से घूरी से पहले पेनल्टी बताएं।
नो पेनल्टी। दौराने घूरी बट बिफोर बार्किंग, बताएं। आफ्टर घूरी, सॉरी मैं घूरी नहीं, आफ्टर बार्किंग। अच्छा जी, बिफोर घूरी कितने परसेंट? नो पेनल्टी। बिफोर बार्किंग एंड आफ्टर घूरी कितनी? आफ्टर बार्किंग। अच्छा, ये उसने एक लफ्ज लिखा हुआ है कि शो कॉज नोटिस फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट आप पढ़ के समझे काटा गया है। इन तीनों सिनेरियोज में काटा नहीं गया। वो लिखना क्या चाह रहा है? वो लिखना चाह रहा है बार्किंग फॉर बाइटिंग। कहते हैं मैं बार्किंग इसलिए करता हूं फॉर बाइटिंग। तो बच्चे ना फॉर बाइटिंग समझ के आगे समझते हैं बाइट कर लिया है, तो बच्चे कोई ऐसा सिनेरियो पेपर में सोच के आते हैं आफ्टर असेसमेंट ऑर्डर। और भाईजान आफ्टर असेसमेंट ऑर्डर कुछ भी नहीं है, यहां तीन ही ऑप्शंस है, बिफोर ऑडिट, अगली बिफोर शो कॉज नोटिस, और आखिरी आफ्टर शो कॉज नोटिस। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। तो यहां तीन बातें लिखी हुई हैं। क्या बातें लिखी हुई हैं? ऑडिट से पहले आ जाएं, या दौराने ऑडिट शो कॉज नोटिस से पहले आ जाएं, या शो कॉज नोटिस के बाद आ जाएं। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के बाद आने वाली बात नहीं यहां लिखी हुई। लेकिन ये ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है आगे? वैसे ही उसने तंग करने के लिए अंग्रेजी मुश्किल बनाई। कहते हैं दिस शो कॉज नोटिस इज फॉर काटना। क्या काट लिया है या बताया जा रहा है इट इज फॉर काटना? तो इसका क्या लाइन का मतलब है कि ड्यूरिंग ऑडिट एंड बिफोर बार्किंग फॉर बाइटिंग। तो इसलिए शो कॉज नोटिस क्यों आता है आपको पता है? आगे क्या होनी होती है? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। समझ आ गई बात? तो बस ये ब्रैकेट वाला एज इट इज लिखाइएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट आई कैप पूछेगा वो ब्रैकेट वाले से बार वाला है, और वो वाले अल्फाज लिख के आई कैप टेस्ट करेगा। डन हो गया? जी मुझे भी यही नजर आ रही है। अच्छा जी आगे चले। हाँ हाँ, तो मैंने बताया था ये। अच्छा, सेक्शन 116 में आए। सेक्शन 116 में ना हमने एक चीज पढ़ी थी कि वेल्थ स्टेटमेंट कैन बी रिवाइज्ड। अल्हम्दुलिल्लाह वेल्थ स्टेटमेंट भी रिवाइज की जाती है। पेपर में सवाल आ सकते हैं वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करनी है विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। इसकी ये वाली एग्जांपल आप लोगों को कराई थी मेरे ख्याल से। साल कौन सा है? 16। इसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न कौन सी है? 30/9/16। ये रिटर्न फाइल करने की डेट है। ड्यू डेट, ड्यू डेट से कितने साल के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज की जा सकती है? ये बात आप लोगों ने पढ़ी थी, लिखी थी, नोट की थी? अच्छा मुझे ये बताएं, एक और लाइन लिखी हुई है ग्रीन में, रिवीजन कैन बी मेड बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। यानी आप रिवीजन कर सकते हैं शो कॉज नोटिस आने से पहले पहले। आप शो कॉज नोटिस आने से पहले पहले, इसका मतलब है ऑडिट शुरू हो चुके लेकिन अभी तक क्या नहीं आया? शो कॉज नोटिस आने से पहले पहले आप क्या कर सकते हैं? बोले वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हैं। अब दो लिमिट्स आ गई। ग्रीन वाली लाइन कुछ और कह रही है, स्काई ब्लू वाली लाइन कुछ और कह रही है। अब ऐसी सूरत में लोग कहते हैं लॉ मेकर से गलती होगी है लॉ बनाने में, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे कि हम अपने समझने के लिए, पेपर में तो एज इट इज लिखाएंगे कोई मसला नहीं, थ्योरी का सवाल आया, अपने समझने के लिए इन दोनों में से लेटर, अगर कोई सिनेरियो बेस्ड सवाल आया इन दोनों में से लेटर ले लिया करेंगे जो बाद में हो, क्योंकि लॉ ने बताया नहीं हुआ। तो जब लॉ ने कोई चीज़ ना बताई हो तो ऐसा काम किया करें जिससे टैक्स पेयर को फायदा हो, तो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रखें लेटर। आप बता दें जी वेल्थ स्टेटमेंट कब तक रिवाइज हो सकती है? बोलें वेल्थ स्टेटमेंट कैन बी रिवाइज्ड विद इन द
within the letter of, within the receipt of show cause notice for amendment of assessment or within 5 years from the due date of return. इन दोनों में से जो लेटर, तो ये दो अलग अलग टाइम लिमिट्स हैं. पेज 325 सेक्शन 117. पॉइंट 4 आपको पढ़ के समझ आ रहा है. अब डिसकंटिन्यूड बिजनेस वाला बंदा जब अपनी रिटर्न जमा करवाएगा तो वो रिटर्न क्या बन जाएगी? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर. वो रिटर्न क्या बन जाएगी? और डन. चलें जी आगे. अब निकालें आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. पेज 331 पर एक पॉइंट रहता है, आमतौर पे हमने पढ़ा था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है 6 साल के अंदर. बोलें कितने अरसे के अंदर? यानी नॉन रेजिडेंट शिप ओनर अगर 2010 वाले साल के बारे में पकड़ा गया है तो 2011, 12, 13, 14, 15, 16, उसे 30/16 तक हम कह सकते हैं कि तुम आ जाओ. अच्छा, एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो है जो आखिर में उसने लिखा हुआ है, एंड इट इज ऑफ 2 years. ये ज़रा तसल्ली से समझना. ये कहानी कुछ ऐसे है कि आपको सेक्शन 114 के 4 वाला जो मैंने सुबह सुबह आते ही दिखाया था नोटिस आया कि भाईजान आपने पिछले 5 सालों की मुसलसल रिटर्न जमा नहीं कराई, तो हम आपको सजा दे रहे हैं, अब आप पिछले 10 सालों की रिटर्न लेके आओ. तो 2021 में खड़े होके कमिश्नर ने किसी बंदे को कहा पिछले 10 सालों की रिटर्न लेके आओ. ये बंदा कमिश्नर की बात को बड़ा सीरियस लिया और 30 दिनों में पिछले 10 साल की रिटर्न बना के ले आया. साथ वेल्थ स्टेटमेंट लाना भूल गया. अब जिस बंदे को वेल्थ स्टेटमेंट लाना भूल जाए उसकी क्या होती है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. जो बंदा वेल्थ स्टेटमेंट लाना भूल जाए उसकी क्या होती है? बोलें. अब इसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैसे करें? उसके लिए इसको थोड़ा सा टाइम और दे दें. कमिश्नर 2 साल के अंदर अंदर, कमिश्नर को थोड़ा सा टाइम और दे दें. कमिश्नर 2 साल के अंदर तसल्ली से बैठ के आपकी रिटर्न सारी देखें और आपको नोटिस भेजे कि भाईजान अब आप जो है ना खुदा के लिए अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी ले आओ, ताकि कमिश्नर को आराम से चीज़ें भी पता चल जाएं आपकी सारी. और 2 साल के अंदर अंदर कमिश्नर आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर भेज देगा कि हमने तुम्हें बेस्ट जज कर लिया है, तुम्हारी वेल्थ स्टेटमेंट नहीं आई, अब हम तुम्हें सज़ा दे रहे हैं. और सज़ा क्या होगी? ऑब्वियसली बेस्ट जजमेंट के बाद फिर आपकी टैक्सेबल इनकम रिवाइज होगी, आप अपील भी कर सकते हैं जाके, वो बातें अलग हैं. तो आप उसे काट लें, कोई मसला नहीं. अगर वो क्या लाना भूल जाए, लेकिन वो क्या लाना भूल जाए, बेस्ट जजमेंट हाथ हो गई, वेल्थ स्टेटमेंट लाना भूल जाए तो आप उसे काट लें. यानी काटने का मतलब है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दें. ये कितने अरसे में करे कमिश्नर? ये कमिश्नर ना 2 सालों में कर दे. 2021 से ऑनवर्ड्स, 2021 से ऑनवर्ड्स 2 सालों के अंदर कर दे. पहले सवाल पढ़िए, फिर उसके बाद लॉ का सिनेरियो पढ़ते हैं. अच्छा, चैप्टर 23 के ना 2 सवाल आपके होमवर्क में आज. एक 5-7 मिनट का सवाल है और एक 8-10 मिनट का सवाल है. बस शुरू में लिख लें आप लोग. क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 20 किस चैप्टर के? चैप्टर 23 के. 20.
22 4 बंदों का सवाल है, लेकिन आपने फिर भी 5-6 मिनट में करना है। एक एक मिनट में एक बंदे का सवाल करना है। 4 बंदों का डाटा उसने दिया हुआ है, एक एक मिनट में एक बंदे का सवाल करके फारग कर दीजिएगा। ओके, अच्छा जी, अब मेरा सवाल आपसे यह है, बड़ा जेन्युइन सवाल और बड़ा आसान सा सवाल, कि 2021 में हम खड़े हैं, कमिश्नर ने रिटर्न मांगी है पिछले 10 साल की, कौन से कौन से तक, और टैक्स पेयर ने आप कंबाइन जमा करा दी और उसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई। तो अब आप बताएं, इन 2021 नोटिस इज इशूड, कमिश्नर ने नोटिस इशू किया है फॉर डिमांडिंग रिटर्न, कि तुम क्या जमा करवा दो, उसने साथ क्या जमा नहीं करवाई। अब आप 2021 का एंड देखेंगे, एंड क्या होगा 2021 का, 30/6/21। इसके बाद 2 साल के अंदर कमिश्नर 30/6/23 तक आपकी क्या कर सकते हैं, बेस्ट जजमेंट। अब 30/6/23 तक उसकी बेस्ट जजमेंट की जा सकती है और उससे क्या मांगी जा सकती है, वेल्थ स्टेटमेंट। नोट करो, 21 में आपने नोटिस इशू किया था कि क्या जमा करा दो, रिटर्न, उसने प्रेशर में आके जमा करा दी, रिटर्न जमा करा दी, क्या जमा कराना भूल गया, वेल्थ स्टेटमेंट। अब कितने साल के अंदर हम उसे नोटिस भेजने के ये भी ले आओ, 2 साल के अंदर। इसका नाम नोटिस नहीं होगा, इसका नाम होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। टेस्ट कितने बच्चों ने दिया, ये ज्यादा हाथ खड़े हो गए हैं, 34 तो टोटल टेस्ट आए हैं, दूसरी क्लास वालों ने भी दिए होंगे। 7 लोगों को गई तो शर्मिंदा किया कर, हमेशा करें उसकी। अब उसने आपकी कर दी है ना, अब आप उसकी करें, शर्मिंदा किया कर हमेशा, कभी कभी काम की चीज पे तेरा हाथ नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, अगर 2021 में रिटर्न मांगी 10 साल की, टैक्स पेयर ने आप कंबाइन जमा करा दी और उसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराना भूल गया, तो हम उसको अब कितने साल में छेड़ सकते हैं, 2 साल में। तो ये एक अलग सा सिनेरियो है। अच्छा, लॉ मेकर ने ना वेल्थ स्टेटमेंट का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ इधर, क्योंकि वो बात अधूरी करता है। नीचे वाली हमने एग्जाम्पल करके बात पूरी की है। वेयर नोटिस फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर 114 का 4 इज इशूड फॉर 1 और मोर ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। मैंने कहा था हो सकता है 10 सालों में से किसी एक साल की उसने जमा कराई होती, हो सकता है 2012 की जमा कराई होती, तो फिर आप उससे 2012 की तो नहीं मांगेंगे, फिर 9 सालों की मांगेंगे ना। तो इसलिए कभी कभी वो बरकत के लिए लफ्ज़ लिख देता है 1 और मोर, तो 1 और मोर को इतना इंपॉर्टेंट लफ्ज़ नहीं। फर्दर, वेयर नोटिस फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम इज इशूड, उसको हमने नोटिस दिया फॉर 1 और मोर लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों के लिए। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर is issued for 1 or more of last 10 years and he filed return but failed to file wealth statement. Now, एक मिनट, now best judgment order shall be issued within 2 years from the end of that tax year in which नोटिस फॉर फाइलिंग रिटर्न इज इशूड। वो साल कौन सा है जिस साल नोटिस आया रिटर्न जमा करवाने का, 2021। उसका एंड कौन सा है, 30/6/21। नोट करें।
भाई बज़ाहिर तो अब यही है, 14 से मॉक शुरू होंगे, लेकिन टैक्स का पेपर तो कौन सा पेपर है टैक्स वाला? आई कैप में कब होना है? 9 को, 4, 5, 6, 7 सैटरडे को। तो अगर 14 को मॉक शुरू होंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 को आपका टैक्स का मॉक बनेगा अगर 14 को शुरू होते हैं। 14 अगस्त को पहला होगा कैफ 5 वाला, और FR1 वाला तो फिर उसके भी 2 दिन बाद है। FR1 का सबसे आखिरी पेपर है ना आई कैप में, तो ऑब्वियसली 20-21 तक फिर मॉक ख़त्म होंगे, तो चेक होके 10 दिनों में यकम सितंबर तक मिलेंगे ना, इससे आगे तो लेट नहीं हो सकता। 10 दिन तो लग जाते हैं चेक करने में, 2 महीने तो आई कैप को भी लग जाते हैं। चलें जी आगे, मशीन तो नहीं है ना, उससे मॉक गुजारेंगे, चेक होके बाहर आ जाएंगे। फर्दर, हाँ जी, आई कैप के शेड्यूल के मुताबिक होगा। फर्दर, वेयर नोटिस फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम इज इशूड फॉर 1 और मोर ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। हमने कितने सालों की रिटर्न मांगी? 10 सालों की। एंड ही फाइल्ड रिटर्न बट फेल टू फाइल बेस्ट स्टेटमेंट, नाउ बेस्ट जजमेंट शैल बी इशूड विद इन 2 ईयर्स। तो ये एक अजीब सा सिनेरियो है, पेपर में कभी आ गया कि लास्ट 10 सालों की मांगी है तो बताओ बेस्ट जजमेंट कब करनी है, तो वो लिख के आ जाइएगा। चैप्टर नंबर 20, कौन सा सेक्शन इसमें रहता है? कौन सा सेक्शन रहता है भाई? इलेवन ए, पेज नंबर 462। नहीं, आपकी किताब में कोई और पेज होगा, बताएं जी पेज नंबर कौन सा है 11B का? हाँ जी, 480। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने पुरानी किताब से खोला हुआ, आप इसे छोड़ें, आप बस 11B देखें। कल एक बाय बाय ऑर्डर पढ़ा था, जिससे कहा था एक ऐसा असेसमेंट ऑर्डर जो किसके बाद होगा? जल्दी बताएं। कोर्ट ऑर्डर के बाद। और इसका नाम क्या पड़ा था? असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर। टू कौन सा ऑर्डर? कोर्ट। जब कोर्ट अपना फैसला सुना दे, तो मैंने क्या कहा था? जब कोर्ट अपना फैसला सुना दे, तो मैंने क्या कहा था? कोर्ट अगर अपना फैसला सुना दे तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो कमिश्नर ने एक बाय बाय ऑर्डर भेजना होता है, जिसका नाम हमने कल क्या रखा था? असेसमेंट ऑर्डर। मुश्किल सा नाम भी एक रखा था, अपील इफेक्ट ऑर्डर। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर मेड बाय कमिश्नर अपील, एपलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आप हाईलाइट करें, वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड आफ्टर ऑर्डर मेड बाय मे बी सुप्रीम कोर्ट। तो जहां कोई असेसमेंट ऑर्डर इशू हो, किसके बाद? कोर्ट ऑर्डर के बाद। कल मैंने क्या कहा था? कितने दिनों में फॉर्मेलिटी पूरी करनी है आपने? जल्दी बताएं, कल क्या कहा था? कितने दिनों में फॉर्मेलिटी पूरी करनी है? 2 सालों में। आम हालात में कितने सालों में फॉर्मेलिटी पूरी करनी है? 2 सालों में। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। तो मेन बात अब ये है, द कॉमी shall issue the appeal effect order within
1 ईयर। कल कितने साल पड़ा था? 2 साल। आज सेल्स टैक्स में कितने साल है? 1 साल। कल वाली क्लास ली थी आपने? अच्छा, तो जब कभी कोर्ट का फैसला आए तो कोर्ट का फैसला आने के कितने साल बाद कमिश्नर ने बाय बाय ऑर्डर भेजने? कल 2 साल पड़ा था, आज क्या लिखा हुआ है? 1 साल। फर्ज करें कोर्ट का ऑर्डर आया 12 मार्च 13 को, तो आपने कब तक असेसमेंट ऑर्डर भेजने? कब तक असेसमेंट ऑर्डर भेजने? 30 जून 14 तक। 1 ईयर 12 मार्च से गिनना है या 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच अप्लाइड ऑर्डर इज सर्व्ड? डन। Where an assessment order is to be issued to give effect to any court order, so the commissioner shall issue appeal effect order within 1 year। असल में इसमें होता यह है कि एपलेट अथॉरिटी अपना फैसला सुना देती है, फिर आप 1 साल के अंदर अंदर कमिश्नर उसे बाय बाय ऑर्डर भेजता है, यार हमारा इशू क्लोज हो गया। कल एक और काम पड़ा था सेट असाइड, उसमें कितने साल था? उसमें 1 साल था। और डायरेक्ट रिलीफ में कितने महीने था? 2 महीने। अच्छा जी, वेयर बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बोले वेयर बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट एन असेसमेंट ऑर्डर इज रिमांडेड, एन असेसमेंट ऑर्डर इज बोले रिमांडेड where because of an order of court an assessment order is remanded back, जिसका कल हमने नाम क्या रखा था? सेट असाइड। where because of an order of appellate tribunal an assessment order is remanded back। remanded back में क्या था? कमिश्नर ने दोबारा काम करना था ना, याद आ रहे हैं? ओ बोले कमिश्नर ने दोबारा काम करना था ना, तो रिमांडेड बैक एंड द कमिश्नर इज डायरेक्टेड, और उसको हुक्म दे दिया टू पास अ न्यू ऑर्डर। तो कल वाली लाइन सारी आ गई, दे शैल पास न्यू ऑर्डर विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कोर्ट ऑर्डर इज सर्व्ड। कल कितने लोगों ने ये याद किया घर जाके? जी लाइनें नहीं थी सारी? तो 1 साल के अंदर अंदर आपने कर देना। और एक बात और मैंने की थी, किसी को याद हो हाथ खड़ा करके बताए, उर्दू में लिखवाई भी थी। एक्सेलेंट। अगर टैक्स पेयर अपील कर दे कि कोर्ट तुम होते कौन हो ये कहने वाले के सेट असाइड है, दोबारा काम करोगे मेरी जान लोगे, तो ऐसी सूरत में फिर नया कोर्ट फैसला सुनाएगा, फिर कमिश्नर 1 साल में कुछ नहीं करेगा। न्यू असेसमेंट ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड विद इन 1 ईयर इफ एन अपील इज मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपलेट अथॉरिटी। ये लिख लें इसका मतलब इस लाइन का। अगर टीपी कह दे कि कोर्ट तुम्हें सेट असाइड नहीं करना चाहिए, अगर टीपी कह दे कोर्ट तुम्हें सेट असाइड नहीं करना चाहिए, तो फिर नया कोर्ट फैसला सुनाएगा। अगर टीपी कह दे कि कोर्ट तुम्हें सेट असाइड नहीं करना चाहिए, फिर नया कोर्ट फैसला सुनाएगा। हाइब्रिड में सेकंड रो में बॉल पॉइंट दे दें, इनको लिख लें। भाईजान ब्लू शर्ट लिखो भाई। बॉयज हाइब्रिड मोहतरम प्लीज लिखो। अच्छा चलें जी, ओवर। पॉज करो यार वीडियो। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले हज़रात ये एक पेज डाउनलोड कर लें और घर में किसी और का मोबाइल पकड़ के वो जो है वो लिखना शुरू कर दें। ये किताब में सवाल नहीं है, और इस सवाल के अंदर जो कोई मैंने चीज़ आपको डलवानी हुई पॉइंट 1 में 2 में,
तो अपनी किताब पर पॉइंट 1 2 लिख के ऑनलाइन वाले डालते रहें। आप लोगों को तो मैंने सफ़ा बांट दिया, आपने जो चीज़ लिखनी है सफ़े पे ही लिख लीजिएगा। अच्छा जी, ये मैंने 2 सवालों को मर्ज किया है। एक पिछली अटैम्प्ट का सवाल था, वो इतना सा रहता था, एक लेटेस्ट अटैम्प्ट का सवाल है, वो सारा नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन आप लोगों ने लेटेस्ट अटैम्प्ट का सवाल आई कि आपकी वेबसाइट से नहीं जाके देखना, उस सवाल में एक मसला था, एक मसला था उस सवाल में, इस वजह से आपने आई की वेबसाइट से नहीं देखना। Faith Brother is engaged in the business of manufacturing tools and equipments. Following information is generated for FB's record for the year ended 30 June 2023. Sale, cost of sales, sales tax, trade discount, other income, cost of sale, finance cost, operating expenses, profit before tax. What is profit before tax? 175. दूसरे सफ़े से शुरू कर दें। अच्छा भाई, मेरा एक सवाल है आपसे कि टैक्स, इनकम टैक्स में जो सेल होती है हमारी, वो 118 पे पड़ी होनी चाहिए या 100 पे पड़ी होनी चाहिए? P&L में जो सेल जानी चाहिए, क्या राय है आपकी, 118 पे जानी चाहिए या 100 पे जानी चाहिए? एक्सेलेंट, क्योंकि 18 तो अमानत है, वो तो गवर्नमेंट को देने हैं। इसलिए सवाल वाले ने बड़ी ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट डाली। उसने कहा सेल है 480, उसमें से उसने सेल्स टैक्स माइनस कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है शायद ये फिगर 118 पे पड़ी हुई थी, तो उसमें क्या माइनस कर दिया? कैलकुलेटर लगा के चेक करने की जरूरत नहीं, पता नहीं सेल्स टैक्स का रेट कुछ चीजों पे कोई और भी होता है, कैलकुलेटर लगा के चेक करने की जरूरत नहीं। तो बता दें सेल शायद किस पे पड़ी हुई थी? 118 पे, उसमें से उसने क्या माइनस कर दिया? 18। अल्लाह का शुक्र है अब सेल किस पे आ गई? 100 पे आ गई, तो अच्छी बात है, कोई नहीं। मेरे P&L में सेल 118 पे बुक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे P&L में सेल सिर्फ कितनी जानी चाहिए? 100। 18 तो अमानत है। और अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छा बच्चा था, मैंने कस्टमर्स को डिस्काउंट भी दिया। ट्रेड डिस्काउंट इनकम टैक्स में भी माइनस करने की जरूरत है। डिडक्शंस नॉट अलाउड की लिस्ट में कहीं लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट अलाउड? ये भी जेन्युइन खर्च है। सेल्स टैक्स इस वजह से माइनस हो गया कि सेल 100 पे आ जाए, और उसके बाद फर्दर हमने कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं, डिस्काउंट एक जेन्युइन खर्च है, इसको डिसअलाउ ना कर दीजिएगा। बाकी खर्चे आपको नजर आ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 12 मिलियन फॉर न्यू मशीन। न्यू मशीन की कॉस्ट ऑफ सेल में जानी चाहिए? उल्टा दें, बोले। आपने 12 मिलियन की पेमेंट की है, जिसमें 2 मिलियन सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीन। सेल परचेज किस पे, इधर देखें, एसेट किस पे रिकॉर्ड होगा? 12 मिलियन पे, 10 मिलियन पे। ये 16 पढ़ा हुआ आप लोगों ने फेयर 1 में, उसमें लिखा हुआ है रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट का। अच्छा, आपने सेल्स टैक्स पढ़ा हुआ है? पिछले दिनों हम पढ़े थे। मैंने मशीन खरीदी है, मशीन पे मैंने सेल्स टैक्स पे किया है, ये मेरा इनपुट है, वर्किंग 1 इनपुट ऑन मशीन, ये मेरा मशीन का इनपुट है। ये इनपुट जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे सेल्स टैक्स का, तो वहां जाके माइनस हो जाता था मशीन या मशीना के नाम से। तो इसका मतलब है, ये माइनस होने का मतलब है, अकाउंटिंग के टीचर ने बताया था अगर ये माइनस हो जाता है तो ये एडजस्टेबल या रिफंडेबल है, तो इसका मतलब है ये नॉन एडजस्टेबल नहीं है, तो ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मशीन आपने कितने की खरीदी? 12 मिलियन दे के, उसमें 2 मिलियन क्या पे किया? सेल्स टैक्स। इंशाल्लाह न्यूमेरिकल के फेस पे माइनस होकर आपको वापस मिल जाना है, ठीक है, कोई मसला नहीं, इनपुट माइनस हो जाना है। तो ऐसे टैक्सेस जो रिफंडेबल होते हैं वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। इसलिए अभी जब मैं मशीन की प्राइस लूंगा तो मैं, अच्छा, उल्टाना वो है जिसके साथ इंक्लूड लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, उल्टा 12 दिया, लेकिन मशीन की कॉस्ट अब मैं कितनी लूंगा? 10 मिलियन।
परचेज ऑफ न्यू मशीन 10 मिलियन फॉर मेकिंग प्लास्टिक कंटेनर इन एक्सचेंज फॉर एन ओल्ड मशीन हैविंग बुक वैल्यू एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ इतने एंड इतने। मुझे ये लगा कि हमने पुरानी मशीन दी है और पेमेंट की है और नई मशीन ली है, तो मुझे ये लगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़ी सी पुरानी मशीन ले लो और मुझे नई मशीन दे दो। क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीन। अब हम सेक्शन 70, अच्छा ये अकाउंटिंग बीवी है, बीवी के साथ कुछ ना लिखा हो तो ये हमारी बीवी होगी, यानी अकाउंटिंग वालों की बीवी, टैक्स वालों की बीवी नहीं होगी, तो ये अकाउंटिंग वालों की बीवी है। अकाउंटिंग वालों की बीवी अकाउंटिंग गेन लॉस निकालते हुए इंशाल्लाह देख लेंगे क्या करना है, फिलहाल अकाउंटिंग वालों की बीवी को छोड़ें। मुझे बता दें मैंने क्या दे के क्या लिया। सेल्स टैक्स में एक दफा सवाल किया था मैंने, आयरन बार्स बेची और लैंड आई और पैसे आए। इधर उल्टी बात, मैंने क्या खरीदा? न्यू मशीन। क्या दिया? पैसे। और ऐसे एसेट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ऐसे एसेट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वो कॉस्ट निकालने के लिए मैं घर से आ जाया हूं आपको ये बताने के लिए कि ऐसे एसेट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे। आप तैयार हैं? अगर आपकी इजाजत हो, जान की अमान पाऊं तो चैप्टर नंबर 8 खोलूं। चैप्टर नंबर 8 में सेक्शन 76 का 1 मत खोलें। द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन shall be sum of total amount given for asset, 12 मिलियन या 10 total amount given for asset plus the fair value of old machine। मुझे ये याद पड़ा कि जब FR1 में पढ़ाया करता था उसमें अकाउंटिंग की क्लास में भी यही बताया करता था कि अकाउंटिंग वाले भी नई मशीन को रिकॉर्ड करते हैं कैश पेड प्लस पुराने की फेयर वैल्यू। ये कितने लोगों ने पढ़ा है IAS 16 में, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में ये बात। तो नई मशीन को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? बोले टोटल अमाउंट गिवन प्लस फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड। डन हो गया? अब मुझे बता दें, एक फिगर तो सवाल में अजीब सी दी हुई है, किन की बीवी? अकाउंटिंग वालों की बीवी को उठा के सोफे पे बिठा दें, अकाउंटिंग वालों की बीवी को साइड पे रखें, तुम्हें देखते हैं अभी क्या करना है। अकाउंटिंग वालों की बीवी हटा दी आप लोगों ने? क्या रास्ते में रोड़ा हटा दिया? अच्छा जी, लेक्चर 109 कहां लिखा हुआ है? यहां द ट्रांजैक्शन वॉज कैरिड आउट ऑन यकम जुलाई 22, साल के पहले दिन ये परचेज हुई है। अब आप मुझे बता दें हाउ शुड आई प्रोसीड, मैं कैसे प्रोसीड करूं? मैंने वैसे कोई और सफ़ा खोला हुआ था। ये वाला था। हाँ जी, बताएं जी इस वक्त वर्किंग नंबर 2, अगले पेज पे, तीसरे पेज पे वर्किंग नंबर 2। कॉस्ट बताएं जी, कॉस्ट 12 - 2 इट इज व्हाट इज दिस? कैश पेड प्लस फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड। कितनी? जवाब 14 मिलियन। सो इट इज द कॉस्ट ऑफ माई न्यू मशीन। डन। इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करूं? इनिशियल अलाउंस एट द रेट ऑफ, कैलकुलेटर हाइब्रिड प्लीज, आज कैलकुलेटर। $11 इसमें से क्या माइनस करूं? टैक्स वालों के डिफिशन बताएं। $1.6 ना, मैंने क्या करना है?
अब मैंने कौन सी अगले साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो 23 में इनिशियल अलाउंस में मिला और बोले 23 में डेप्रिसिएशन भी मिली। ये किनके वाली डेप्रिसिएशन निकल आई, टैक्स रूल्स वाली या अकाउंटिंग रूल्स वाली? तो याद रखिएगा एक बात मैं करने लगा हूं, पुराने एसेट का अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टा के टैक्स गेन लॉस रिकॉर्ड करना होता है और नए एसेट की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाकर टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी होती है। ये बातें याद आ रही हैं? दोबारा सुन लें, पुराने एसेट का अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टा के टैक्स गेन लॉस ऐड करना होता है और नए एसेट का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है। बार बार बोले, पुराने एसेट का अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टा के टैक्स गेन लॉस रिकॉर्ड करना होता है और नए एसेट का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जरूरी नहीं नए एसेट की दी हो सकता है वो कहीं और एडजस्टमेंट में दी हो, वो जरूरी नहीं है, साथ साथ चले। आप बता दें इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, 3.5 और 1.6। इसे न्यूमेरिकल के फेस पे जाके मैं क्या कर दूं, माइनस, क्या नाम लिख के, लेस इनिशियल अलाउंस और लेस नहीं, आज सवाल में पुराने साल का लॉस आ रहा है। जब सवाल में पुराने साल का लॉस आ जाए तो क्या करना है, पहले, इसलिए आज मैं एक आपके सामने नई वर्किंग खोल रहा हूं, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस और टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन करंट ईयर की। इसे मैं एक लिफाफे में डाल के रखी जा रहा हूं, इसको इंशाल्लाह मैं यूज करूंगा थोड़ी देर में। इसे मैं लिफाफे में डाल के रखी जा रहा हूं, इसे मैं थोड़ी देर में यूज करूंगा। इनिशियल अलाउंस बता दें, टैक्स डेप्रिसिएशन, मशीन जी, इसे लिफाफे में डाल दें, इधर अमोर्टाइजेशन भी डालेंगे और भी चीजें डालेंगे। ये टैक्स डेप्रिसिएशन में क्यों रख रहा हूं करंट ईयर के अलग? किसी को एक फॉर्मेट याद है? पहले पुराने साल का लॉस माइनस करो, फिर पुराने साल की डेप्रिसिएशन माइनस करो, फिर हमारे साल की डेप्रिसिएशन माइनस करो। अभी अगर माइनस कर दी तो मसला हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक दफा और भी सवाल करवाया था इस तरह का, 2 बार करवाया है। चलें जी आगे। बी क्विक, लिफाफे में डालते जाएं डेप्रिसिएशनों को, इकट्ठा कहीं ले जाएंगे। अभी तक अकाउंटिंग बुक वैल्यू 5 रुपए की पड़ी है उधर ही, उसको सोफे पे बिठाया हुआ है हमने। ओल्ड मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी केस, चंद साल पहले खरीदी थी। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन वॉज नॉट रिकॉर्डेड। अल्लाह का शुक्र है, उल्टाने की जरूरत नहीं है आप कुछ। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन वॉज नॉट रिकॉर्डेड, इस लाइन का मतलब लिखें, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन वॉज नॉट रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टाने की जरूरत नहीं है। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन वॉज नॉट रिकॉर्डेड, इतना अंडरलाइन करें और ऑनलाइन वाले ये पूरा फिक्रा लिखें अपने रजिस्टर पे, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन वॉज नॉट रिकॉर्डेड। इस लाइन का मतलब बताएं, अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टाने की जरूरत किस मशीन का? पुरानी मशीन का। अकाउंटिंग गेन लॉस पुरानी मशीन का उल्टाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड। तो इसका मतलब लिखें, नई मशीन की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी उल्टाने की जरूरत नहीं है, वो भी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अब क्या करें, नई मशीन की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी उल्टाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज करनी है आपने, पुराने का टैक्स गेन लॉस रिकॉर्ड करना है। वो तो करना है ना, पुराने का टैक्स गेन लॉस रिकॉर्ड करना है। मैंने क्या रूल बताया था,
पुराने का अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टाओ, क्यों नहीं उल्टा रहा, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और पुराने का टैक्स गेन लॉस रिकॉर्ड करो। टैक्स WDV ऑफ ओल्ड मशीन वाज सेम एज अकाउंटिंग WDV। अल्लाह का शुक्र है वो जो अकाउंटिंग WDV ऊपर पड़ी है 5 मिलियन, अब उसने हेल्प की। वो 5 मिलियन को हमने उठाया जगाया, हमने कहा अकाउंटिंग वालों की बीवी और टैक्स वालों की बीवी बराबर है। आप बता दें व्हाट इज टैक्स वालों की बीवी, इस लाइन की रोशनी में टैक्स वालों की बीवी भी वही है जो किनकी बीवी है। आप बता दें किनके वाला गेन लॉस निकाल लूं, टैक्स वालों को। आप टैक्स वालों का गेन लॉस निकालें। थोड़ा सा ना जगह छोड़ के 3-4 लाइनें। वर्किंग नंबर 4, टैक्स वालों का गेन लॉस किसके ऊपर, गेन लॉस का फॉर्मूला किसी को आता हो, कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV। कंसिडरेशन गिवन नहीं है, क्या यूज कर लूं, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू गिवन है बस, क्योंकि कंसिडरेशन इज हायर ऑफ कैश रिसीव्ड और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर। तो कंसिडरेशन गिवन नहीं है तो 4 यूज कर लेता हूं, फेयर वैल्यू। असल में कंसिडरेशन इसलिए नहीं गिवन ना कि पुरानी मशीन बाजार में बेची नहीं, पुरानी मशीन के बदले नई मशीन ले ली है। और टैक्स WDV, बोलें जी टैक्स वालों की नजर में क्या आ गया, लॉस ऑन डिस्पोजल। टैक्स वालों की नजर में क्या आ गया, टैक्स वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल बताएं जी। कितना, ये क्या किया मैंने, अकाउंटिंग गेन लॉस क्यों नहीं उल्टाया, रिकॉर्ड नहीं हुआ वो। लेकिन किसका गेन लॉस जरूर रिकॉर्ड करूं, अगर अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टाना होता तो फिर वो अकाउंटिंग वालों की बीवी जो दी हुई है उसको फिर मैं यूज करता, लेकिन अकाउंटिंग वालों ने गेन लॉस रिकॉर्ड ही नहीं किया। अच्छा आप बता दें जी असूली तौर पे क्या करना होता है, नए एसेट की अकाउंटिंग डेप्शन उल्टा के टैक्स डेप्शन माइनस करनी होती है, और पुराने एसेट की अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टा के टैक्स गेन लॉस रिकॉर्ड करना होता है। ये स्क्रीन क्यों नहीं जा रही साइड पे, अच्छा। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। ये तो बिजनेस में करोड़ों एसेट और भी तो होते हैं ना, खाली ये वाली मशीन तो नहीं होगी जो हमारे सवाल में गुजरी है, करोड़ों एसेट हो रहे हैं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो फौरन उल्टाएं। ये तो मशहूर जमाना एडजस्टमेंट है। बोले 1 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दें, लिखें जरा तेज, समझें आराम आराम से चीजें, लेकिन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाएं। नेक्स्ट जी भाईजान, एयर टिकट्स के आगे लिखें ट्रैवल फेयर, ये ट्रैवलिंग का किराया है। किसी को याद हो ट्रैवलिंग का किराया, बिजली के बिल और ये सारे कैश में पे हो सकते हैं, इसलिए कोई मसला नहीं। 21 के L की रोशनी में अलाउड है, लिख लें 21 का L। 21 का L पढ़िएगा घर जाके, बिजली के बिल और ट्रैवल और पोस्टेज टिकट्स ये सारी चीज़ें कैश में पे हो सकती हैं। क्या करूं, एयर टिकट्स को लेस कर दूं डैश डाल के, ये अलाउड खर्चा है ना। $50 मिलियन आपने पेमेंट किया एक बिल्डर को जो बिल्डिंग्स बनाता है, ये बिल्डिंग पे भी काम अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, ओए खर्चे में डाल दिए बिल्डिंग के कॉस्ट, क्या करें, उल्टा दें। खर्चे में बिल्डिंग की कॉस्ट होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्डिंग तो बिल्डिंग है, वो तो बैलेंस शीट टाइप चीज है। एड बैक कॉस्ट किसकी, बिल्डिंग की, किस में डाल दिया गलती से, खर्चों में,
नेक्स्ट आगे चलें। पेमेंट ऑफ AED 1 lakh, पेमेंट ऑफ AED 1 lakh equivalent to rupees 5 million to a research institute in UAE for purpose of developing a new product। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आपने कुछ किया है, बता दें जी क्या करें? नॉट अलाउड है, क्योंकि कहाँ हुई है रिसर्च? UAE में। जी बताएं। कितना? पाक रुपीज में ही कर देना, उसने कन्वर्ट करके दे दिया खुद ही। रिसर्च सिर्फ कहाँ माइनस करने की इजाजत है? अगर पाकिस्तान में हो। ये पाकिस्तान में हुई है या बाहर के मुल्क में हुई है? अच्छा जी, किसी को ये बात याद आ रही है कि सेक्शन 76 में पढ़ा था हमने, पेज नंबर 155 पर, अगर एक आपने एसेट लिया है फॉरेन करेंसी लोन से, तो उसके अंदर लोन की इंक्रीज डिक्रीज को एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं या P&L में डालते हैं? एक कैलकुलेशन आपको याद आ रही है? लोन लिया उस दिन का एक्सचेंज रेट, लोन वापस किया उस दिन का एक्सचेंज रेट। ये लिखने के बाद हम सोचते थे हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान। अगर नुकसान होता था तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करते थे, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करते थे? रीपेमेंट से। लोन कितना लिया था? 2 लाख, वापस कितना किया था? 30,000। मल्टीप्लाई किससे करते थे? लोन लिए वाले से या रीपेमेंट से? रीपेमेंट से। डन। ओए, एक्सपेंसेस इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज लॉस। क्या ये एक्सपेंसेस में पड़ा होना चाहिए या ये एक्सपेंसेस में नहीं पड़ा होना चाहिए, बल्कि ये तो एसेट की कॉस्ट में पड़ा होना चाहिए। तो खर्चों में एक्सचेंज लॉस पड़ा है, तो उसको सोचें क्या कर दूं? उल्टा दूं। एक्सचेंज लॉस बोलें। ये खर्चों में पड़ा होना चाहिए एक्सचेंज लॉस या एसेट की कॉस्ट में पड़ा होना चाहिए? उल्टा दिया। पूछो। नहीं, क्या पूछ रहे थे? सेक्शन लिख लो आगे। 76 का कौन सा पॉइंट है? पता नहीं 4 था 5 था। सेक्शन 76 लिख लो, बस याद आ जाएगा। सेक्शन 76 का कौन सा पॉइंट है? 3 तो नहीं है। अच्छा जी, किसी ने देख लिया तो बता दें सेक्शन 76 का कौन सा पॉइंट है। चलें छोड़ें। दिस लाइबिलिटी अरोज, ये लाइबिलिटी हमारे कंधों पे पड़ी थी ऑन 1 जनवरी 2022। ये लाइबिलिटी हमारे कंधों पे पड़ी थी पिछले साल। फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ कतर की करेंसी 4 लाख। बता दें जी, ये कतर की करेंसी के मुताबिक कितने का खरीदा था प्लांट? 4 लाख का। लेकिन चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि जिस दिन डील होगी उसी दिन का रेट लगा के एसेट की कॉस्ट निकलेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से रेट देखे जाएंगे। तो 4 लाख ज़रब 45 करूंगा तो क्या निकल आएगी? 4 लाख क्या है? कतर की करेंसी में कॉस्ट। 4 लाख को 45 से ज़रब दूंगा तो क्या निकलेगा? पाकिस्तान की करेंसी में कॉस्ट। तो मुझे कॉस्ट किस में चाहिए जरा बताएं। वर्किंग नंबर 5, कॉस्ट 4 लाख ज़रब ₹40
5 18 मिलियन। यकम जनवरी 22। डन। आगे चलें। एज पर एग्रीमेंट रीपेमेंट ऑफ कतर का ₹1,00,000 ईच वुड बी मेड ऑन 30 जून 22 पिछले साल के एंड पे एंड 30 जून 23। 1,00,000 कतर की करेंसी वापस करनी है 30 जून 22 को और फिर एक और 1,00,000 कतर की करेंसी वापस करनी है 30 जून 23 को। तो कितनी दफ़ा मुझे एक्सचेंज गेन लॉस आएगा? 2 दफ़ा। पहली दफ़ा कब आएगा? 30 जून 22 को। जब मैं कितनी करेंसी वापस करने जा रहा हूँ? 1,00,000 रुपये। इसके लिए एक कैलकुलेशन मैं आपके सामने करता हूँ जो पुरानी आपको शायद याद आ जाए। 30 जून 22 जब मैंने लोन लिया था तो कतर की करेंसी कितने की थी? 45 की। जब मैंने लोन वापस किया उस वक्त कतर की करेंसी कितने की थी? कितने लोगों को समझ आ गई? जब मैंने लोन वापस किया कतर की करेंसी कितने की थी? अगर जवाब पॉजिटिव आए तो गेन, अगर नेगेटिव आए तो मुझे गेन आया है। वैसे भी देखे ना 45 उसकी करेंसी थी, 40 रुपये रह गई, उसकी करेंसी की कदर गिर गई है, मैं तो खुश हूँगा। तो 45 तो बहरहाल आप इन चक्करों में ना पड़ें। जवाब पॉजिटिव आ रहा है। इसको 4,00,000 से मल्टीप्लाई करूं, 1,00,000 जो वापस किए उससे मल्टीप्लाई करूं या 3,00,000 से? 1,00,000। 1,00,000 QAR वापस किए हैं। बता दें जी। 0.5 मिलियन। व्हाट इज दिस? गेन। अब किसी को याद हो लॉस आता था तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता था, गेन आता था तो एसेट की कॉस्ट में से, बता दें लॉस आया या गेन आया? मुझे बताएं एसेट किस नेचर की चीज है? डेबिट। और लॉस? गेन किस नेचर की चीज है? क्रेडिट। अब जी ये किस दिन आया है? 30 जून 22 को। क्या आया है? इसको एसेट की कॉस्ट में से क्या कर दें? लेस कर दें। रिवाइज्ड कॉस्ट बता दें। 7.5। अब आप क्या करें? सेकंड हैंड है लेकिन बाहर के मुल्क से लिया है, कोई मसला नहीं। 2022 का इनिशियल अलाउंस निकालें। सेकंड हैंड बाहर के मुल्क से ले तो निकलता है इनिशियल अलाउंस जी। 4 पॉइंट बोले 4.4 WDV। अब लेस करें टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन। किस साल की? अगेन 2022 की, एट द रेट ऑफ 15% जी। एग्जैक्ट टू 1.96। चलो 2.0 कर लो। जवाब 11.1। ये WDV आ गई किस दिन की? 30 जून 22 की। ये ग्रीन में क्या है? एक्सचेंज गेन। और स्काई ब्लू में इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगले साल
फिर करेंसी पे हो गई तो फिर दोबारा करेंसी पे गेन लॉस आएगा? जल्दी बताएं सोच के। अगर खुदा ना खास्ता अगले साल करेंसी फिर पे हो गई तो फिर दोबारा करेंसी पे गेन लॉस आएगा? देखें जी अगले साल कितनी पेमेंट हो रही है। अगले साल 1 लाख दोबारा पे हो रहा है, लेकिन उस वक्त करेंसी कितने की है? 79.5 की। अच्छा जी, चलें जी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एक कैलकुलेशन करूं जैसे अभी की थी, लेकिन किस दिन खड़े होके? 30/29। जब लोन लिया था QAR कितने का था? आज जब लोन वापस कर रहे हैं तो QAR कितने का है? 79.5। बता दें जवाब किस में आ रहा है? 30। नेगेटिव साइन में तक यूज ना करें। ये क्या आ गया? लॉस आ गया, करेंसी पे लॉस आ गया। महंगी होगी ना करेंसी। इसको मल्टीप्लाई किससे करूं? आज जो पेमेंट हुई है, आज अगेन उतनी ही पेमेंट हुई है 1 लाख की। 3 लॉस किस टाइप की चीज है? डेबिट टाइप की, क्रेडिट टाइप की? तो लॉस को एसेट की कॉस्ट में, ये बार बार हर साल पंगा हुआ करेगा। हां, जब लोन वापस हुआ करेगा ये पंगा हुआ करेगा। बताएं जी, क्यों नहीं मूव कर रहा? अच्छा, बताएं, बोलें 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 बोलें। एड एक्सचेंज किस दिन का? डेप्शन की एंट्री बाद में करनी है, पहले एक्सचेंज गेन लॉस को डालना है। कितना? 3.5। रिवाइज WDV बोलें जी। 14.6। अब आप ऐसा करें कि इसके ऊपर डेप्शन निकाल दें। किस साल की? 2023 की, एट द रेट ऑफ 15%। 2.2। WDV भाई जी ने 4 डालना है, इसका क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है इसका। स्काई ब्लू पट्टी कहां यूज की है और ग्रीन पट्टी कहां यूज की है? ग्रीन पट्टी तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल एक नई चीज लग रही है, क्योंकि रिवीजन इसकी काफी अर्से बाद हुई है। और स्काई ब्लू पट्टी तो पहले साल 2 डिप्रिसिएशन और अगले साल, मैंने साल जानबूझ के लिखे हैं, बार बार डेट्स लिखी हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। एक गेन लॉस पिछले साल आया था, एक गेन लॉस। जब भी गेन लॉस आएगा एसेट की प्राइस क्या हो जाएगी? चेंज। जब एसेट की प्राइस चेंज हो जाएगी तो डेप्रिसिएशन फिर उस 14.6 पे निकलेगी। इस डेप्रिसिएशन में से हमारे साल की डेप्रिसिएशन बता दें जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए रेलेवेंट है। 2 पॉइंट। कोई लिफाफा है डेप्रिसिएशन के लिए? उस लिफाफे में ले जाएं इसको। लिफाफा कौन सी वर्किंग में बनाया हुआ है हमने? वर्किंग 3 में। टैक्स वालों की किसके ऊपर? प्लांट पे। कितनी? वर्किंग नंबर 5 से 2.2। इस लफाफे में डालते जाएं। मशीन की डिडक्शन पहले डाल दी थी, अब किसकी डिडक्शन डाल दी? प्लांट की। चलो आगे। ये सबकी इंशाल्लाह एंड पे मैं आपको तस्वीर खींचने दूंगा।
बल्कि वर्किंग जैसे स्क्रॉल करूंगा वीडियो बना लीजिएगा। ओके नेक्स्ट, ये आगे चलें। अदर इनकम इंक्लूड या अदर इनकम कंप्राइज? कंप्राइज का मतलब होता है सिर्फ यही चीजें पड़ी हैं। इंक्लूड का मतलब होता है ये भी हैं, कोई और भी हैं, और कंप्राइज का मतलब है सिर्फ यही चीजें। अदर इनकम कंप्राइज अ कैपिटल गेन ऑफ 40 मिलियन एंड अ लॉस ऑफ 9 मिलियन। अभी मैं लॉस की नेचर नहीं पढ़ा, अदर इनकम में गेन पड़ा हुआ है 40 मिलियन का, इनकम में लॉस पड़ा हुआ है। और भाई मैंने कहा था इस तरह ना सोचिएगा कि इनकम में लॉस पड़ा हुआ है, बस बता दें 9 है क्या लॉस। तो लॉसेस को उल्टाते कैसे हैं अकाउंटिंग वाले लॉस को? ऐड बैक करके। ये बोंगी मार रहा है आजकल आई कैप, इनकम में लॉस डाल रहा है, इनकम में लॉस पड़ा हुआ है, छोटे 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 छोटे, मुझे बताएं ये है क्या लॉस? लॉस को उल्टा दें और कैपिटल गेन को तो उल्टाना आसान है। और देखें ये 40 और 9 का डिफरेंस 31। कंप्राइज का क्या मतलब होता है? ये या दोनों, ये कंप्राइज का मतलब है सिर्फ यही वाली एडजस्टमेंट है इसमें, और कोई एडजस्टमेंट अदर इनकम में इस साल नहीं हुई। मुझे बता दें कैपिटल गेन इनकम मैं पढ़ा रहने दूं या मैं इस वक्त न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं बिजनेस का? तो कैपिटल गेन कैसे उल्टाऊं? लेस करके। और लॉस कैसे उल्टाऊं? हाँ अदर इनकम में पढ़ा हुआ, इस अजीब सी बात को छोड़े, मैं लॉस उल्टाना होता है किस साइन के साथ? लेस इनकम फ्रॉम एड बैक चलें। मुदारबा सर्टिफिकेट क्या है? सिक्योरिटीज। तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कौन सी रिजीम हो गई? शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इज अ प्राइवेट और पब्लिक? प्राइवेट। अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ, ये क्या हो गई? कौन सी रिजीम? और शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी सब सिक्योरिटीज। कौन सी इनकम? लेकिन कौन सा ब्लॉक? सेपरेट ब्लॉक। पहली और तीसरी क्या हो गई? सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज। और दरमियान वाली ये खरीदी कब है सिक्योरिटीज? 10 जुलाई 22 को, और ये 15 जनवरी 19। एक चीज दिखाऊं, शायद आपको याद आए। एक्सेलेंट भाई, जबरदस्त, दिल खुश कर देते हो आप इस तरह की बात करके। जो खरीदी है 30 जून 22 से पहले, इनको क्या कहेंगे? पुरानी बाय की। जो खरीदी है 1 जुलाई 22 के बाद, इनको क्या कहेंगे? अब मुझे बता दें इसमें ये वाली नई बाय की हुई है और ये वाली डेट ऑफ परचेज देखें ना। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें, ये वर्किंग्स में ले जाए, रिक्लासिफाई कर दें साथ ही। वर्किंग नंबर मेरे ख्याल से अब बन रही है 6, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। नई बाय की है क्या चीज? मुदारबा सर्टिफिकेट्स। कितने वाले? 8 का गेन आया। और पुरानी बाय की हुई है क्या? लिस्टेड शेयर्स। दोनों सिक्योरिटीज ही हैं। लिस्टेड शेयर्स कितने? इसका ना नीचे लॉस पड़ा है, वो इन्हें फिर माइनस करना है, इस वजह से इसको अंदर लिख रहा हूं। पेपर में आप बाहर भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं, बाहर माइनस कर देंगे, इतना चलेगा, लेकिन फिलहाल मैं अंदर लिख रहा हूं। अच्छा जी,
तो अब बता दें जी, शेयर्स ऑफ लिस्टेड को मैंने लिख दिया और इसको लिख दिया, ये पुरानी खरीदी हुई थी और ये नई खरीदी हुई थी। ये 12 कहां जाना है? नॉर्मल रजीम में। एक दो लाइनें छोड़ के, वर्किंग नंबर 7, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जी बोलें। शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट, जो भी समझ लें। 12 थोड़ा सा अंदर लिखा है मैंने। ये कौन सी रिजीम में बोलें? नॉर्मल रिजीम। हर अटेम्प्ट में आई कैप कोई ना कोई पंगा डालता है, तो इस अटेम्प्ट का पंगा था ये वाली लाइन। पंगा सुन लें क्या था। पंगा इज नॉट चंगा। पंगा ये था कि अगर आप बिजनेस के लिए कोई मशीन मंगवाएं और रास्ते में वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये ऐसी मशीन है जो डेप्रिशिएट नहीं हुई, फिर इस पे बिजनेस का चैप्टर नहीं लगता, इस पे कैपिटल गेन का चैप्टर लगता है। ये पढ़ाया जाता है कॉन्सेप्ट सीए फाइनल में। मैंने तो आपको कहा हुआ था कैपिटल गेन में सिर्फ आती हैं प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और ज्वेलरी वगैरह ये चीज़ें, लेकिन आज सुन लें, ऐसा एसेट भी आता है, मैं भी लिखवाता हूं, ऐसा एसेट भी आता है जो डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि वो डेप्रिशिएट नहीं हुआ इसलिए बिजनेस के चैप्टर में नहीं गिरेगा, वो कैपिटल गेन के चैप्टर में चला जाएगा। तो लॉस 9 मिलियन आया है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। असल में हुआ ये होगा कि प्लांट होगा 100 मिलियन का, आपने इंपोर्ट किया होगा, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने आपको 91 मिलियन दिए होंगे, तो 9 मिलियन का आपको इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर क्या आ गया? लॉस आ गया। वो तो अकाउंटिंग वालों का लॉस है, मैंने उल्टा दिया। द क्लेम वॉज लॉन्च अगेंस्ट डैमेज ऑफ न्यू मशीनरी ड्यूरिंग द शिपमेंट दैट रेंडर्ड इट अनफिट फॉर यूज। तो लिखें, मशीन इस्तेमाल से पहले डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसे कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट समझेंगे। मशीन इस्तेमाल से पहले डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको कैपिटल एसेट समझेंगे, बिजनेस एसेट नहीं। मशीन इस्तेमाल से पहले डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको कैपिटल एसेट समझेंगे, बिजनेस एसेट नहीं। उसको कैपिटल एसेट समझेंगे, बिजनेस एसेट नहीं। इसलिए कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में जाएगा, इसलिए कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में जाएगा। अब बता दें, कैपिटल गेन के चैप्टर में कैटेगरी 1 में आएगा ना, ये कैटेगरी 2 तो ज्वेलरी वगैरह की थी, कैटेगरी 1 में आज हमारी थोड़ी कैटेगरी बढ़ गई। पहले कैटेगरी 1 में हम डालते थे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, पब्लिक अनलिस्टेड के शेयर्स। आज हमने कैटेगरी 1 में ऐसा एसेट भी डाल दिया बिजनेस का जो डिस्ट्रॉय हो गया बिजनेस में यूज होने से पहले। तो आप बता दें ये लॉस रिक्लासिफाई करके कहां रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मैं इसे बिजनेस का लॉस नहीं मान रहा। अगर बिजनेस का लॉस होता तो मैं उल्टाता मत, बिजनेस का लॉस नहीं है इसलिए उल्टा दिया। अब बताएं लॉस रिकॉर्ड कहां करूं? और ये सिंप्लीफिकेशन होने लगी है या लॉसेस का रूल लगने लगा है? सिंप्लीफिकेशन होने लगी है, डाटा आसान हो रहा है। लेस लॉस ऑन मशीन, मेरे ख्याल से ना बस ज्वेलरी वगैरह का लॉस माइनस नहीं होता, पता है आपको कैपिटल गेन के चैप्टर में, बाकी लॉसेस माइनस कर लें, कोई मसला नहीं। कितना जी रिक्लासिफाई करके? 9, उधर से इधर ले आए 9, तो कैपिटल गेन इनकम कितनी होगी? 3 की। डन। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताएं, ये एक अजीब सी एडजस्टमेंट थी, वैसे पूरा ही क्या कर सकते हैं चीज़ों का। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि क्या बिजनेस में हमारे मशीन और प्लांट ही होंगे या इसके अलावा भी फर्नीचर, बिल्डिंग्स वगैरह बाकी एसेट्स होंगे? टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स अदर देन प्लांट एंड मशीन, अदर देन प्लांट एंड मशीन, अदर देन मशीन नई वाली एंड अदर देन प्लांट। बाकी एसेट्स पॉसिबल हैं बिजनेस में हो। क्या करूं इस 214 मिलियन को, यहां पे माइनस कर दूं या लफाफे में डाल दूं? लफाफे में डाल दूं।
ये इस साल की डेप्रिसिएशन है, किसके ऊपर बोलें? टैक्स डेप्रिसिएशन। प्लांट पे, मशीन पे या अदर्स पे? 121 टोटल करा दें, 221.3। आगे चलें। क्या कोई अच्छा बच्चा बता सकता है कि लॉसेस में पहला लॉस कौन सा आ रहा है? नॉन स्पेकुलेशन का। हम 23 में खड़े हैं और ये लॉस किस साल का आ रहा है? पहले माइनस करेंगे इसको, फिर माइनस करेंगे पुरानी डेप्रिसिएशन, और फिर माइनस करेंगे लिफाफे वाली हमारी डेप्रिसिएशन। तो प्रायोरिटी क्या बनेगी? पुराना लॉस, पुरानी डेप्रिसिएशन, और इसको थोड़ा सा इधर ही लिख लूं। टैक्स डेप्रिसिएशन करंट ईयर कितनी है? वर्किंग नंबर 3 से कितनी है? 0.3। इसको कितने नंबर पे माइनस करें? सबसे आखिर में। पहले क्या माइनस करें? पुराना लॉस। फिर क्या माइनस करें? फिर क्या माइनस करें? हमारी डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, पुराना लॉस बताएं कितने? 52। सबसे पहले इसको माइनस करें। यहां तक जवाब कितना आ रहा है? 413.8। माइनस करें जी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, किस साल का? 2021 का। कितना? 52। जगह बची है, लोअर कसूर जगह बची है कितनी? 0.8। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, स्पेकुलेशन का लॉस आ रहा है पिछले साल का, इसको क्या करूं? कैरी फॉरवर्ड कर दूं। क्यों? क्योंकि इस साल स्पेकुलेशन का प्रॉफिट ही आया, पिछले साल का लॉस। ऐसे 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये लॉस आया कब था? 22 में। 23 में माइनस क्यों नहीं हो सका? बस इसको फिर क्या करें? कैरी फॉरवर्ड। पहले सफे पे आके, असल में ये ना सवाल की रिक्वायरमेंट भी है, वो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। ये सवाल की रिक्वायरमेंट भी है। पहले सफे के एंड पे आके, बेहतर है पेपर में हर रिक्वायरमेंट अलग सफे पे सॉल्व करें, लेकिन फिलहाल मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूं जी। कैरी फॉरवर्ड कर लें इनकम फ्रॉम बिजनेस, स्पेक्यूलेशन का लॉस। कब तक? टिल 2028। आया कब था? आया कब था? 22 में। कैरी फॉरवर्ड कब तक हो सकता है? 28। मुझे कोई अमाउंट बता दे। 14। किस साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? 2028 तक। होमवर्क तो नहीं भूलेगा आज का? इधर ले आओ। अब क्या माइनस करूं? पुरानी डेप्रिसिएशन या हमारी डेप्रिसिएशन? पुरानी डेप्रिसिएशन। कितनी? लेस ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स डेप्रिसिएशन। ओ, इट इज ग्रेटर देन 10 मिलियन। अमीरों वाला लॉसेस का चैप्टर आ गया। ये बात कितने लोगों को याद है? नहीं याद आ रही तो यहां लिख लें लॉसेस का पेज 2, चैप्टर का पेज 2, उसके टॉप पे एग्जांपल करनी है आपने घर जाके। कितने लोगों को याद आया? जरा हाथ खड़ा करके बताएं।
अमीरों ने लॉस माइनस करना है, पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है लोअर ऑफ करके। अगर याद नहीं आ रहा तो देखें कैसे, पुरानी डेप्रिसिएशन लोअर ऑफ करके माइनस करनी है। लोअर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? एक्चुअल पुरानी, एक्चुअल पुरानी या 50% ऑफ वन पॉइंट। अल्लाह का शुक्र है, क्या वही लोअर आ गई, वही लोअर आ गई जो एक्चुअली, वही लोअर आ गई। तो कैरी फॉरवर्ड वाला चक्कर ही नहीं रहा, जो एक्चुअल है वही लोअर आ गई। बताएं डन। अब कोई बच्चा अच्छा बता दे अब क्या माइनस करूं मैं हमारे साल के डेप्रिसिएशन लेस करंट ईयर की टैक्स डिप्रिसिएशन। पहले जगह बता दें कितनी बची है, 190.8। हमारे साल के डेप्रिसिएशन 221.3। बिजनेस का लॉस निकालो, हो सकता है किसी और हेड में प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर लें। 27.5 ये बिजनेस का लॉस आ गया। अब कुछ याद आया थोड़ा थोड़ा? पहले पुरानी डेप्रिसिएशन, फिर हमारी डेप्रिसिएशन, उससे पहले पुराने साल का लॉस। अच्छा भाई, सिक्योरिटी पे लॉस आ रहा है 19 का। 19 में सिक्योरिटीज पे लॉस आया था। सिक्योरिटीज का लॉस कितने साल? यार भाई इधर सुनना, सिक्योरिटी पे लॉस कब आया था? 19 में। सिक्योरिटीज का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 20, 21 और ऑलरेडी लैप्स्ड इन 22, ऑलरेडी डेड इन 22। ये तो ऑलरेडी डेड हो चुका है 22 में, इधर तो देने की जरूरत ही। 19 वाला लॉस कब डेड हो चुका है? लॉस ऑफ 2019 ऑलरेडी डेड या ऑलरेडी लैप्स्ड? आई के अपने सोल्यूशन में लैप्स्ड लिखा हुआ है, लेकिन हम डेड भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ऑलरेडी लैप्स्ड कितना? ये तो ऑलरेडी डेड हो चुका हुआ है, इसको तो नहीं कैरी फॉरवर्ड करेंगे। डन। क्या कह रहे हैं? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है 20 वाला लॉस कब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 21, 22, 23। और हमारा साल कौन सा है? 23। हमारा साल कौन सा है? तो 23 तक क्या ये 6 कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? हमारा साल है 23। आप बता दें सिक्योरिटीज का लॉस मैंने माइनस करना है, इस 8 में से माइनस करूं या इस 20 में से माइनस करूं? इसके लिए ना एक बात मुझे बताएं, ये वाज़ेह तौर पे लॉ में नहीं लिखी हुई। एक बात मुझे बताएं, ये जो लॉस है 6 का, क्या ये पुराना लॉस है या हमारे साल का लॉस? सॉरी, पुरानी खरीदी हुई है या नई खरीदी हुई है? ये जरा देख के बताएं। सर डेटा परचेज दी नहीं हुई, हम कैसे बताएं ये पुराने लॉ में खरीदी हुई है या नए लॉ में खरीदी हुई है? पुराने और नए का क्राइटेरिया आपको पता है? जो यकम जुलाई 22 से पहले खरीदी हो वो पुरानी, जो यकम जुलाई 22 के बाद खरीदी हो वो नई। मुझे बताएं ये पुरानी खरीदी हुई है या नई खरीदी हुई है? ऑब्वियसली अगर बेची 20 में है तो खरीदी तो 20 से भी पहले होंगी, तो पुरानी का लॉस सिर्फ माइनस करें पुरानी से, नई से जबरदस्ती माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो लिखें पुरानी खरीदी हुई है।
तो पुरानी में से ही माइनस कर दें। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 2020 का कितना 6, जवाब 14। पुरानी खरीदी में तो पुरानी में से माइनस कर दें। किसी की कहीं क्लास है तो हाथ खड़ा करें। ठीक है, नहीं ओवर जी। अब सिर्फ क्या रह गया न्यूमेरिकल का, फेस रह गया। फेस बना लेते हैं। यार सेपरेट ब्लॉक तो सेपरेट है ना, उसकी टेंशन ना ले। अच्छी सवारी, अच्छी बस। मेरे ख्याल से तो दो ही इनकम्स हैं हमारी नॉर्मल रिजीम वाली, एक ये है 27.5 और दूसरी है 3। तो अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां। न्यूमेरिकल का फेस, क्या ले आया मैं, अच्छी बस। इसमें से क्या माइनस करूं, अच्छी सवारी। कितना कितना माइनस नहीं हो सका, बोलें। कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन कब तक, टिल अनलिमिटेड टाइम। इंफिनिटी की जगह आई क्या आपने अपने सोल्यूशन में लिखा हुआ है, अनलिमिटेड टाइम। पॉइंट 5। ये याद है ना, अच्छी बस अच्छी सवारी, किसी को भूला तो नहीं हुआ। अब कौन सी इनकम है, फाइनल, माशाल्लाह, सेपरेट ब्लॉक। नंबर 1 मुदारबा, नंबर 2 लिस्टेड सिक्योरिटीज। कितनी, इनको जमा नहीं करना दोनों को, 8 जमा 14 करके नहीं लिखना, अलग अलग लिखें, क्योंकि इनके टैक्स रेट्स अलग हैं। और कोई इनकम तो नहीं हमारे सवाल में। टोटल 22। व्हाट इज 22 टोटल इनकम। कोई अच्छा बच्चा बता दे अब क्या चीज लेस कर दूं, यहां से निकाल दूं। एक्सेलेंट, सेपरेट ब्लॉक, लेस सिक्योरिटीज। अब चाहे इकट्ठी करके निकाल दें, टाइम सेव करें, बाकी इंशाल्लाह फिर टाइम हम कहीं और बाकी लगा लेंगे। 22 टैक्सेबल इनकम 0, क्योंकि लॉसेज आए हुए हैं ना। टैक्स सादा वाला, चैप्टर 4 वाला, वो बोल रहे हैं 0। कुछ रह गया, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। नंबर 1 मुदारबा, नंबर 2 आप बताएं, मुदारबा नई खरीदी हुई है, उधर ही रखें। इधर ले आए। जो नई खरीदी हुई है उनका क्या करूं, होल्डिंग पीरियड गिनो। क्या गिनो, 1 मार्च 23 को बेची हैं, 10 जुलाई 22 को खरीदी हैं, 1 साल के अंदर अंदर। प्लीज फील रिलैक्स एंड टेल मी, 1 साल के अंदर अंदर नई अगर 1 साल के अंदर अंदर बेच दें तो 15%। 8 इंटू सबर, ये कौन सी हैं, पुरानी, कितनी 14। इसमें होल्डिंग पीरियड, मैं सॉल्यूशन में क्वेश्चन में जाके डेट ऑफ परचेज और सेल नहीं देख रहा। इनका टैक्स रेट
12.5 जी, 14 इंटू 12.5 1.75 1.8 पेएबल टू गवर्नमेंट 3। ये मैं लाइन लगा दूं, ये रिक्वायरमेंट नंबर ए थी सवाल की और ये रिक्वायरमेंट नंबर बी थी। अब तस्वीरें मैं बताऊंगा कैसे कैसे खींचनी है सारी। अच्छा, इधर आओ भाई, रिक्वायरमेंट पढ़ो। सवाल में लिखा हुआ है इग्नोर मिनिमम टैक्स। बोलें क्या लिखा हुआ है? ये इंशाल्लाह मैं कल कराऊंगा। अगर लिखा होता कंसिडर मिनिमम टैक्स तो क्या करना है। उसके बाद सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट है अनयूटिलाइज्ड लॉसेस बताएं अलॉन्ग विद द ईयर अप टू विच सच लॉसेस मे बी कैरिड फॉरवर्ड। ना सिर्फ लॉस बताएं कितना कैरी फॉरवर्ड करना है, बल्कि साल भी बताएं कब तक कैरी फॉरवर्ड करना है। डन? अच्छा, अब इट्स ओवर नाउ। तस्वीर पहले व्हाइट बोर्ड की ले लें खड़े होके। जाओ, जाना तो करेंगे सवाल ये वाला भी दोबारा। मुझे लग रहा है ये अच्छे तरीके से करके हैं एक दफा। अच्छा, ये सवाल आधा हो जाना था पेपर में। आधा कितने लोग कह रहे हैं आधे से ज्यादा हो जाना था? आधे से ज्यादा हो जाना था, कोई मिस्टेक वाली बात नहीं। सिंपल कैपिटल गेन है, सिक्योरिटीज हैं, मुदारबा हैं, ये चीजें हैं। और वो दो तीन तो यार ये तो सादा सादा खर्चे थे। 188, 50, 5, 15.8। और जिस बेचारे ने एक्सचेंज गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं कर पाना था उसको इनिशियल अलाउंस डिडक्शन के पूरे मार्क्स मिल जाने थे। वो एक्सचेंज गेन लॉस वाला फटा था ना इस सवाल में, अगर वो डिडक्शन और इनिशियल अलाउंस निकाला था तो उसके भी पूरे मार्क्स मिल जाने थे, सिर्फ एक्सचेंज गेन लॉस के कटने थे। अच्छा, अब इधर से जो तस्वीर खींचनी है, जाने जाओ, मैं तो नहीं रोक रहा। मेरे ख्याल से तस्वीर खींचने की बजाय वीडियो बनाएं ताकि मैं स्क्रॉल करता रहूं आराम से नीचे नीचे। बनानी शुरू कर दी वीडियो? मैं तो नहीं आ रहा ना बीच में? शुक्रिया। देखने कैमरा कहीं आपकी तरफ तो नहीं है गलती से? मैं पॉज इसलिए कर रहा हूं ताकि आप भी वीडियो पॉज करके वहां पे पूरा देख सकें। रीप्ले। अब वीडियो में देखें पॉज करके, आपको सही से नजर आ रहा है? वीडियो चला के देखें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।